MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये शेयर बाजार में मतलब ट्रेडर्स के बीच काफी चर्चित है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि MACD आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और इससे ट्रेडर्स को क्या खास जानकारी मिल सकती है, जैसे कि ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है, उसमें कितनी जान है और क्या कोई बदलाव आने वाला है। चलिए इसे समझते हैं। जरूर। देखिए, MACD असल में एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी शेयर या इंडेक्स की कीमत के दो अलग-अलग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब EMAs उनकी तुलना करके बाजार की गति और दिशा को आंकने में मदद करता है। EMA? हाँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हाँ, जो हाल की कीमतों को ज्यादा वजन देता है। ठीक है, EMA समझ आया। तो इस MACD इंडिकेटर के मुख्य हिस्से क्या हैं और वो हमें क्या बताते हैं? हाँ, तो इसके 3 मुख्य तत्व हैं। पहला है खुद MACD लाइन। ये दरअसल 12 पीरियड EMA और 26 पीरियड EMA के बीच का अंतर है। 12 और 26 पीरियड, ठीक है। हाँ, तो 12 पीरियड वाला जो है वो छोटी अवधि के रुझानों पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जबकि 26 पीरियड वाला लंबी अवधि के ट्रेंड को दिखाता है। अब इनका जो अंतर है वही MACD लाइन है। यह हमें बताता है कि गति किस तरफ है। अगर लाइन ऊपर जा रही है तो मतलब तेजी, बुलिश मोमेंटम बढ़ रहा है। अगर नीचे तो मंदी यानी बेरिश। अच्छा। फिर दूसरा तत्व है सिग्नल लाइन। ये कुछ और नहीं बल्कि MACD लाइन का ही 9 पीरियड EMA है। ओह, उसी का एवरेज। हाँ, उसी का। ये MACD लाइन की चाल को थोड़ा क्या कहते हैं स्मूथ कर देता है। और जब तेज चलने वाली MACD लाइन इस धीमी सिग्नल लाइन को काटती है ऊपर या नीचे, तो वो एक संभावित संकेत होता है खरीदने या बेचने का, एक ट्रिगर जैसा। समझ गई। और तीसरा? और तीसरा है हिस्टोग्राम। ये एक बार चार्ट जैसा दिखता है। ये MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच की दूरी को दिखाता है, उनका अंतर। बार जितने लंबे होंगे मतलब उतनी तेजी से गति बढ़ या घट रही है। हाँ, ये तो वाकई दिलचस्प हो जाता है। अभी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ये शब्द तो इसके नाम में ही है, इनका क्या मतलब है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कन्वर्जेंस तब होता है जब वो दोनों EMAs है ना, 12 और 26 वाली, वो एक दूसरे के करीब आ रही होती हैं, कन्वर्ज हो रही होती हैं। करीब आ रही हैं। हाँ, ये अक्सर संकेत देता है कि जो मौजूदा ट्रेंड चल रहा है वो शायद अब थक रहा है या कमजोर पड़ रहा है। अच्छा, और डाइवर्जेंस? और इसके उलट डाइवर्जेंस तब होता है जब वो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। ये दिखाता है कि गति और मजबूत हो रही है, ट्रेंड में दम आ रहा है। तो ट्रेडर्स इन क्रॉसओवर्स और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करके कैसे फैसले लेते हैं? कुछ ठोस उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कई तरह के संकेत देखे जाते हैं। तेजी के संकेतों में सबसे आम तो है जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है। इसे अक्सर खरीदने का संकेत माना जाता है। वो बुलिश क्रॉसओवर जैसे कहते हैं। हाँ, बुलिश क्रॉसओवर। या फिर जब MACD लाइन खुद जीरो लाइन से ऊपर चली जाती है तो ये भी एक मजबूत अप ट्रेंड का संकेत हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक ज्यादा आप कह सकते हैं सूक्ष्म और कभी-कभी ज्यादा शक्तिशाली संकेत होता है, बुलिश डाइवर्जेंस। हाँ, डाइवर्जेंस की बात कर रहे थे आप। हाँ, इसमें क्या होता है, मान लीजिए शेयर की कीमत गिरकर नया निचला स्तर बना रही है, लेकिन उसी समय MACD इंडिकेटर नीचे जाने के बजाय ऊंचा निचला स्तर बना रहा है। मतलब कीमत नीचे, इंडिकेटर ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि भले ही कीमत गिर रही है, अंदरूनी गति मोमेंटम वो शायद मजबूत हो रहा है। ये ट्रेंड के पलटने का मतलब नीचे से ऊपर जाने का एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआती संकेत हो सकता है, कीमत के पलटने से पहले का संकेत। वाह, ये तो काफी उपयोगी लग रहा है। ठीक है, तो ये तो हुए तेजी के संकेत। अब मंदी की तरफ, क्या हमें इसका ठीक उल्टा देखना चाहिए? बिल्कुल, मंदी के संकेत इसके ठीक विपरीत होते हैं। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो वो बेचने का संकेत हो सकता है। उसे बेरिश क्रॉसओवर कहते हैं। बेरिश क्रॉसओवर, हाँ। और अगर MACD लाइन जीरो लाइन से नीचे चली जाती है तो वो डाउन ट्रेंड की पुष्टि कर सकता है। और जैसे बुलिश डाइवर्जेंस था, ठीक वैसे ही बेरिश डाइवर्जेंस होता है। वो कैसे काम करता है? इसमें कीमत तो नया उच्च स्तर बना रही होती है, शेयर ऊपर जा रहा होता है, पर MACD इंडिकेटर उसी समय ऊंचाई बनाने में नाकाम रहता है और शायद निचला उच्च स्तर बनाता है। ये एक चेतावनी होती है कि ऊपर की चाल शायद अब दम तोड़ रही है और गिरावट आ सकती है। समझ गए। तो रोजमर्रा की ट्रेडिंग में लोग इसे
ट्रेंड पहचानने, एंट्री और एग्जिट पॉइंट खोजने और शायद ट्रेंड रिवर्सल का पहले से अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर क्या ये हमेशा काम करता है? कोई कमियां भी हैं इसकी? हाँ, देखिए कोई भी टूल परफेक्ट नहीं होता और MACD की भी अपनी सीमाएं हैं, ये समझना जरूरी है। सबसे पहली बात ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग मतलब ये कीमत बदलने के बाद संकेत देता है, पहले नहीं। तो कभी-कभी खासकर तेजी से बदलते बाजारों में सिग्नल थोड़ी देर से मिल सकता है। अच्छा, तो एंट्री या एग्जिट थोड़ी लेट हो सकती है। हाँ, हो सकती है। दूसरी बड़ी कमी ये है कि जब बाजार किसी दायरे में फंस जाता है, मतलब न ज्यादा ऊपर जा रहा है न नीचे, साइडवेज मार्केट जिसे कहते हैं, तब MACD कई बार झूठे संकेत दे सकता है। बार बार खरीदने बेचने के सिग्नल देगा जो सही नहीं निकलते। इसे विपसॉ कहते हैं। ओ, विपसॉ। हाँ, ये तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और तीसरी बात, ये RSI जैसे इंडिकेटर्स की तरह ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तर नहीं बताता। मतलब ये नहीं बताता कि कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है या बहुत ज्यादा गिर गई है। तो इन कमियों को ध्यान में रखते हुए MACD का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए? क्या सलाह देंगे? सबसे अच्छी सलाह तो यही है कि MACD को अकेले इस्तेमाल ना करें। हमेशा इसे दूसरे इंडिकेटर्स या तरीकों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें, जैसे कि RSI देख लिया या वॉल्यूम कैसा है वो देख लिया, या फिर चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है। इनसे सिग्नल की पुष्टि हो जाती है। कंफर्मेशन जरूरी है। हाँ, कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और ये भी याद रखें कि MACD ट्रेंडिंग मार्केट्स में जब बाजार साफ तौर पर ऊपर या नीचे जा रहा हो, तब सबसे अच्छा काम करता है। साइडवेज मार्केट में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और हमेशा कोई भी ट्रेड लेने से पहले बाजार की बड़ी तस्वीर, मतलब ओवरऑल मार्केट कंडीशन क्या है, उसे ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो MACD ट्रेंड की दिशा, उसकी ताकत और गति को समझने के लिए एक बहुत उपयोगी और लोकप्रिय उपकरण है। लेकिन इसे आंख बंद करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अकेले इस्तेमाल करना जोखिम भरा हो सकता है और पुष्टि और बाजार का संदर्भ देखना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। जब इसे समझदारी से दूसरे उपकरणों के साथ मिलाकर और बाजार के मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ट्रेडिंग के फैसलों को बेहतर बनाने में वाकई काफी मददगार हो सकता है। ये जानकारी इसलिए मायने रखती है क्योंकि ये हमें कीमत के उतार चढ़ाव के पीछे जो मोमेंटम या गति छिपी है, उसे मापने का एक तरीका देती है। आज की चर्चा से एक विचार जो मुझे आ रहा है वो ये है कि क्या वित्तीय बाजारों में सफलता सिर्फ इन बेहतरीन तकनीकी संकेतकों और चार्ट पढ़ने की कला पर ही निर्भर करती है, या फिर जो मानवीय भावनाएं हैं, लोगों का डर और लालच और जो बड़े आर्थिक कारक हैं, क्या उनका वजन हमेशा ज्यादा रहेगा? सोचने वाली बात है।